हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या आप आगे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी को लेके आज का हमारा यह वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीपीएससी का सिलेबस कैसा है और 2020 के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आपको यह नहीं पता है कि एमपीपीएससी में कितने चरण होते हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूं कि एमपीपीएससी में 3 चरण होते हैं। ठीक है। प्रथम चरण जो कि प्रारंभिक परीक्षा होता है, यह ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। इसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसमें 200 अंक का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं और इसका जो समय होता है वो 2 घंटे होता है। ठीक है, 2 घंटे आपको समय दिया जाता है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए और 200 अंक का यह पेपर होता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्य अध्ययन के होते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, मध्य प्रदेश की जानकारी और बहुत सारे अन्य जो है टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और अभी हम देखते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र के बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होता है जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, तो यह भी 2 घंटे का होता है। इसमें भी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं। लेकिन जो मेरिट या फिर कहना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा में आप उत्तीर्ण करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को के बाद आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं या नहीं, यह आपका जो डिसाइड होता है वो प्रथम प्रश्न पत्र से होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं उससे मेरिट बनती है और उससे ही आपका यह निर्णय हो सकता है कि आप प्रथम प्रश्न पत्र जब क्लियर कर लेते हैं, इसमें कट ऑफ को आप जब पार कर जाते हैं तब आप मेंस दे सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में मात्र आपको 40 प्रश्न सही करने होते हैं, यानी आपको 80 नंबर 80 मार्क्स चाहिए होते हैं। और यह इजी होता है क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल वाले होते हैं। आप इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं। और साथ में इसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ में जब आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। आपको अलग अलग मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 15 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2020 का जो सिलेबस है उसके अनुसार कुछ चेंजेस हुए हैं। 2019 का सिलेबस था उसमें जो थे प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये जो नंबर हैं वो अलग थे और अब 2020 में इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो हम 2020 को टारगेट करके चल रहे हैं। क्योंकि 2019 का तो प्रीलिम्स वैसे भी हो चुका है, हम 2020 को टारगेट कर रहे हैं कि 2020 से अब क्या नया सिलेबस हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम देखने से पहले यह देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा और उसके बाद अंत में होता है हमारा साक्षात्कार। तो मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो हम यह जान लेते हैं कि मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र होते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। देखिए, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। 6 प्रश्न पत्र के
जो अवधि है, पूर्णांक है, यानी जो मार्क्स हैं और जो हमारा टाइम है वो अलग अलग होता है। तो हम इनके बारे में देखते हैं और इनकी माध्यम क्या होता है, मतलब ये आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में, इसके बारे में भी देखते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपसे इतिहास और भूगोल को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी जो अवधि होती है यानी टाइम होता है वो 3 घंटे का आपको दिया जाता है और इसमें कुल 300 जो नंबर है, 300 नंबर का यह जो है प्रश्न पत्र होता है। आप इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किसी भी एक में दे सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा सही लगता है आप उसमें इसे दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जिस भी भाषा का चयन करते हैं उस भाषा में ही आपको ये चारों प्रश्न पत्र लिखने होंगे। ठीक है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की यदि हम बात करते हैं तो यह भी सामान्य अध्ययन का है और इसमें आपसे राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का है यह भी और इसमें भी 300 मार्क्स का यह जो पेपर है, 300 नंबर का यह पेपर है। ठीक है। तृतीय प्रश्न पत्र में आपसे विज्ञान एवं तकनीकी को लेके यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह भी 3 घंटे का पेपर है जिसमें आपको 300 नंबर का है। अब यह जो तृतीय प्रश्न पत्र है यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक 2019 तक क्या था कि तृतीय प्रश्न पत्र में यह पूर्ण रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं था। ठीक है। अभी लेकिन इसको पूर्ण रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया गया है। पहले जो हमारा अर्थशास्त्र वाला टॉपिक था वो तृतीय प्रश्न पत्र में कवर होता था, लेकिन अब तृतीय प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया गया है। इसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि मेंस का सिलेबस किस तरीके का है। अभी मैं आपको सिलेबस का, मेंस का थोड़ा सा पैटर्न बस बता रही हूँ, क्योंकि हमारा यह जो वीडियो है वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रित है। चलिए, तो हम चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात करें। चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है और इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली कहें तो इथिक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे जाते हैं। यह भी 3 घंटे का होता है, लेकिन इसके जो मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। 200 नंबर का यह जो होता है यह प्रश्न पत्र होता है। अब इसके बाद यदि पंचम प्रश्न पत्र की बात करें तो पंचम प्रश्न पत्र यानी पेपर 5 जो है आपका वो हिंदी और सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित होता है। ठीक है। अब इसका जो समय होता है वह भी 3 घंटे है और यह जो है यह प्रश्न पत्र आपका केवल हिंदी में होगा। ठीक है। अब सामान्य हिंदी और व्याकरण का है तो इसकी भाषा हिंदी ही होगी, इसीलिए देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए यह थोड़ा इजी पड़ सकता है, पर इंग्लिश मीडियम वालों को इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है। तो यह हिंदी में होता है। और पेपर 6 की बात करें जो हमारा अंतिम पेपर होगा वह है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का। इसमें आपको निबंध लिखने होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है और जो हमारे पूर्णांक होते हैं, जो हमारे मार्क्स होते हैं वो 100 में से दिए जाते हैं। 100 नंबर का यह प्रश्न पत्र होता है। ठीक है। और यह भी हिंदी भाषा में होता है, आप ऐसे इंग्लिश में नहीं लिख सकते। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में, मुख्य परीक्षा में जो निबंध लिखना है वो आपको हिंदी में ही लिखना होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 175 नंबर का होता है। और कुल जो नंबर की बात करें हम, कुल कितने नंबर का जो पेपर होते हैं, तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को मिला के जो हमारे जो बनते हैं वो 1575 अंक बन जाएंगे। अब इनमें से आपका जो है वो पोस्ट डिसाइड होती है। ठीक है। चलिए, तो यदि आप मुख्य परीक्षा को क्लियर करते हैं तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्री का सिलेबस कैसा है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है 2020 से कैसा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एमपीपीएससी के यदि हम सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें
जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा सामान्य अभिरुचि का होता है, जिसमें हमसे मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, संस्कृति एवं साहित्य, इसकी यह जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप 2019 के या इसके पहले के पेपर देखेंगे, प्रश्न पत्र देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के, तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जो है इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2020 के सिलेबस के अनुसार इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश को कवर किया जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, इनसे क्वेश्चंस होंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है ना, इसको कवर करने के लिए आप प्री के क्वेश्चंस के लिए आप बुक ले सकते हैं, जो कि टोटली मध्य प्रदेश के लिए जो है डेडिकेटेड बुक्स आती हैं। आप कोई भी अच्छी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत के इतिहास के बारे में, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है। इसमें से जो है भारत के इतिहास को कवर किया जाता है। भारत के इतिहास को लेके इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी समय की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं प्री में। और 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। ये जो है धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि हमारे आधुनिक इतिहास का जो वो टॉपिक है, आधुनिक इतिहास का विषय है, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए सेकंड यूनिट में दिया गया टॉपिक है। इसके बाद देखते हैं तो स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो भारत के इतिहास को आपको संपूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा, इससे आपके लिए सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो लूसेंट को आप अच्छे से पढ़िए। लूसेंट में सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं। प्री के लिए लूसेंट सफिशिएंट होती है। यदि आपको प्री के लिए जब आप रिवीजन करना चाहते हैं तो लूसेंट में से आप भारत के इतिहास को ही नहीं बल्कि भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। इन सभी के लिए लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, जिसमें फैक्ट कवर हो जाते हैं आपके। हाँ, लेकिन मेंस के लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड बुक लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप प्री की बात करते हैं तो यदि आपको आप एक बार पूरे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं तो आप लूसेंट के जो फैक्ट्स हैं ना, वो आप जल्दी से याद कर लेंगे, क्योंकि आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके साथ आपके फैक्ट कवर होते जाते हैं। अब यदि हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो वो मध्य प्रदेश का भूगोल है। मध्य प्रदेश के भूगोल में 6 जो है पॉइंट कवर किए हैं। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, और अंत में मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और ये सभी टॉपिक्स आप जब एमपी जीके की कोई पर्टिकुलर बुक खरीदेंगे, उसमें आपको एमपी के इतिहास, एमपी के भूगोल, एमपी की अर्थव्यवस्था, एमपी में क्या आर्थिक स्थिति है, एमपी का क्या भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल क्या है, मध्य प्रदेश का पहले का इतिहास क्या रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपके एक ही बुक में कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप एक बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। और जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं। आप जब मध्य प्रदेश के लिए कोई भी बुक खरीदते हैं, मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए, तो उसके साथ आप एक ऑब्जेक्टिव बुक भी ज़रूर खरीदें, ताकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में लगा सकें। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है ना, आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो 4th यूनिट है उसकी ओर। तो जो 4th यूनिट है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल में भारत के भूगोल की जानकारी और विश्व के भूगोल की जानकारी को कवर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपके भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, इन सभी को कवर किया जाएगा। इसके लिए बेस्ट बुक यदि मैं बोलूँ तो आप महेश वर्णवाल करके एक बुक आती है भूगोल के लिए, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको भारत के भूगोल की जानकारी मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल बुक रहेगी। और उसको पढ़ने के साथ ही जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे ना, तो आपके लूसेंट के सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी और आपके सारे फैक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, और उसके बाद आप पर्टिकुलर टॉपिक को लेके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। चलिए, तो इसमें हमने देख लिया है कि आपको भारत के जो संपूर्ण भूगोल का अध्ययन करना होगा, विश्व के भूगोल का अध्ययन करना होगा। यदि हम पर्टिकुलर डिटेल में देखें तो भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, ये जो प्रथम टॉपिक दिया हुआ है 4th यूनिट में। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों में आपको पढ़ना पड़ेगा वन, खनिज संपदा, मतलब भारत में वनों की क्या स्थिति है, भारत में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, भारत में किस प्रकार की कृषि हो रही है, किस प्रकार के वन्य जीव हैं, भारत में किस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य हैं, इन सब की जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। अब सामाजिक भूगोल की हम यदि बात करें, जो कि 3rd हमारा टॉपिक है इस यूनिट में, तो इसमें आपको जनसंख्या संबंधी और जनांक यानी आपको पॉपुलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि जो है हमारी जनगणना होती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे जनगणना की जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भारत में किस प्रकार की लिंगानुपात है, किस प्रकार की साक्षरता है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आर्थिक भूगोल की यदि हम बात करें तो जो कि 4th यूनिट में हमारा 4th टॉपिक है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। मतलब भारत में किस प्रकार के उद्योग हैं, किस प्रकार की यातायात के साधन हैं, है ना, तो इस सब के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। अब विश्व की बात करें तो विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, इन सब से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और विश्व के क्या प्राकृतिक संसाधन हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद यदि बात करें 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सारे ये प्री के क्वेश्चंस हैं, तो सारे जो भी क्वेश्चंस आपको आने हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने हैं, ठीक है।
मेंस में जो टॉपिक्स होंगे उसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो 5th यूनिट में आपसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन और मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन से व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में देखें तो मध्य प्रदेश की जनगणना, आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के उद्योग किस प्रकार के हैं, और मध्य प्रदेश की जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी को लेके प्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यदि 6th टॉपिक की बात करें या 6th यूनिट की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें आपको भारत के संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारत का जो संविधान है उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और अर्थव्यवस्था कैसी है, इसको लेके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको लेके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उसको देखते हैं। तो भारत की जो संविधान है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 से लेके क्वेश्चंस को है, ठीक है। देखिए, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आप ना केवल 1919 1935 बल्कि इसके पहले भी कई अधिनियम पढ़ेंगे, किस प्रकार से अधिनियम बने, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 1919 और 1935 के अधिनियम इम्पोर्टेंट हैं, इनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इन्हें फोकस करना है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो संविधान सभा को लेके है, ठीक है। इसके बाद संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति व संसद, और इसके पश्चात नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के क्या नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। और इसके बाद संवैधानिक संशोधन, हमारे संविधान में क्या संशोधन हुए हैं, उन सभी को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर जो संशोधन हुआ है वो कौन सा संशोधन है, ठीक है, या कब हुआ था, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, और अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो पर्टिकुलर टॉपिक दिए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि प्री के लिए ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो प्री के टॉपिक्स हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, उसके बाद वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जैसे कि रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं आदि, ठीक है। इसके बाद हम अपने 7th यूनिट पर आ जाते हैं, जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित है। इसमें आपसे साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओवरऑल पूरा देखें तो इसमें आपको विज्ञान के से संबंधित मौलिक सिद्धांत, ठीक है, और भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इनको लेके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं जैव विविधता को लेके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा 4th टॉपिक आ जाएगा, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का। 5th टॉपिक है पोषण आहार एवं पोषक तत्व का। इसके बाद मानव शरीर संरचना, जो कि बायो का टॉपिक हो जाता है ना, जो कि जीव विज्ञान का टॉपिक हो जाता है। इसके बाद कृषि उत्पाद की क्या तकनीक है, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, और अंत में प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो 8th यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आपसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी।
ये वाला जो टॉपिक है ये आपका करंट अफेयर्स रिलेट करके पूछा गया है, यानी आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, मतलब आपके आसपास राष्ट्र में क्या घटनाएं हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं। यदि 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लगभग 1 वर्ष पहले तक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, और यदि 1 वर्ष तक की ना भी कहें तो आपको लगभग 8 से 10 महीने पहले तक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में आप न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पर पढ़ें, इससे आपका बहुत सारा जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर हो जाता है। और न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने की हैबिट ज़रूर ही रखिए, क्योंकि यह आपके लिए ना केवल प्री के क्वेश्चंस के लिए बल्कि मेंस में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, 8वीं जो हमारी यूनिट है इसके टॉपिक्स को देखते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, और भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मध्य प्रदेश वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, किस प्रकार के खेल संस्थान हैं, और मध्य प्रदेश में किस प्रकार के पुरस्कार किसे मिले हैं, किस कैटेगरी में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, इसकी आपको 1 वर्ष की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यदि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे प्री के, तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में जो पुरस्कार वितरण हुए उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी 9th टॉपिक की ओर, 9th यूनिट की ओर। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसमें आपसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस। ई गवर्नेंस क्या है, इंटरनेशनल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं, और ई कॉमर्स क्या है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हमारी 10वीं यूनिट है, अंतिम यूनिट है यह 10वीं यूनिट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, जो प्री के हमारे 2 पेपर होने हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में जो 2 प्रश्न पत्र हैं उनमें प्रथम प्रश्न पत्र में जो 10 यूनिट है उसमें हमारी यह अंतिम यूनिट है, जो कि 2020 में विभिन्न आयोग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको विभिन्न आयोग पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आयोग आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। यदि आपको पॉलिटी पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है, इसमें आपको डिटेल्ड में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और भी यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो आपको यहाँ सारे आयोग पढ़ने होंगे, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग भी कहते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। इस प्रकार के सारे आयोग आपको पढ़ने हैं, इन सभी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम यदि द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको इसमें मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो मैथ्स पूछी जाती है वो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। आप यदि इसकी प्रिपरेशन करते हैं थोड़ी भी तो आपको यह इजी हो जाएगी, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, और यदि
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए भी आप लूसेंट की रीजनिंग बुक भी आती है, तो आप उससे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ में इसमें हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10वीं कक्षा के तक के आते हैं। मतलब जो उनका लेवल होता है वो 10th स्टैंडर्ड तक का लेवल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इजी हो जाता है, इतनी टफ नहीं होता है सेकंड पेपर क्लियर करना। और सेकंड पेपर में आपको जो है वो 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं। मतलब आपको 80 मार्क्स का सही करना होता है, लेकिन निर्धारित तो प्रथम प्रश्न पत्र से ही होता है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मुख्य परीक्षा के योग्य हैं या नहीं, यह आपके प्रथम प्रश्न पत्र में आए अंकों से ही निर्धारित होता है। तो इस प्रकार हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हमने प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या आपका सिलेबस है। ठीक है। कैसा आपका सिलेबस है मुख्य परीक्षा 2020 से, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।